हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट. मोस्ट जीन्स कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस विच कैन easily be identified are found in the cytoplasm and are probably produced in it. Through experiment, it has found that production of developmentally active substances by the nucleus itself or its immediate neighborhood, however, are available in some cases. न्यूक्लियस जो है वो मेन सेल का पार्ट है जो कि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और तजर्बात से ये बात देखी गई है कि ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करवाता है और मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो हैं वो असरअंदाज होते हैं डेवलपमेंट में, और इनकी प्रोडक्शन जो होती है वो न्यूक्लियस के थ्रू भी होती है और इसके इमीडिएट इसके आसपास की तरफ से भी होती है. हाउएवर अवेलेबल इन सम केसेस, वन ऑफ सच एग्जांपल इज़ द मल्टीसेलुलर एल्गा. अब इस बात को प्रूव करने के लिए एक मल्टीसेलुलर एल्गा के ऊपर तजर्बात किए गए जिसका नाम है एसिटाबुलेरिया. एसिटाबुलेरिया में राइजोइड्स होते हैं. क्योंकि ये अलजी है तो इसमें आपको रेगुलर प्लांट बॉडी, जड़, तना, पत्ता नज़र नहीं आएगा. तो इसमें रूट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें राइजोइड कहते हैं, और इसके बाद एक लंबी सी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके ऊपर छतरी नुमा हिस्सा बना होता है. तो एसिटाबुलेरिया की जो छतरी नुमा हिस्सा है उसको हम कैप कहते हैं, और इसकी शेप जो होती है वो मुख्तलिफ होती है. एसिटाबुलेरिया जो है इसके बारे में आइडेंटिफाई किया गया कि जो मेडिटेरेनिया है उसकी छतरी नुमा हिस्सा जो है वो रेगुलर शेप है, और एसिटाबुलेरिया क्रैन्युलेटा जो है उसकी इरेगुलर कैप शेप है या छतरी नुमा हिस्सा है. अब ये मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी कि ये नीचे आपको जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं ये राइजोइड्स हैं, फिर ये लंबी सारी स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर कैप है. तो ये एसिटाबुलेरिया क्रैन्युलेटा जो है उसकी इरेगुलर कैप है, और ये कैप जो ग्रीन रंग की आप देख रहे हैं ये एसिटाबुलेरिया मेडिटेरेनिया की है. इसमें भी स्टॉक है, राइजोइड है, लेकिन दोनों की कैप में फ़र्क है. तो हम बात कर रहे हैं कि देयर इज़ ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस ऑल्दो दे में अटेन द साइज़ ऑफ सेवरल सेंटीमीटर्स और मोर. एसिटाबुलेरिया जितना मर्जी लंबा हो जाए लेकिन इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, इसके पूरे एक सेल बॉडी है उसमें. हैमरलिंग ने शो किया था कि अगर कैप को रिमूव कर दिया जाए एज वन ऑफ द रीजनरेटेड, ही कट ऑफ द न्यूक्लियस कंटेनिंग राइजोम फ्रॉम एन एल्गा ऑफ वन स्पीशी एंड ग्राफ्टेड अ सिमिलर पीस कंटेनिंग द न्यूक्लियस ऑफ अनदर स्पीशी. व्हेन द कैप वाज नाउ रिमूव्ड इट वाज सीन दैट द न्यू रीजनरेटेड वन हैड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रैन्युलेटा. सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एसिटाबुलेरिया की आप कैप को सर्जिकली खुद ही कट कर दें तो इसमें इस बात की खासियत है कि ये अपनी कैप को दोबारा बना लेगा. अब हैमरलिंग ने एक तजर्बा किया, उन्होंने लिए दो एसिटाबुलेरिया की स्पीशीज़, एक ली मेडिटेरेनिया और एक ली उन्होंने क्रैन्युलेटा. अब उन्होंने दरमियान से पीस जो है मेडिटेरेनिया का कट कर दिया और इसके ऊपर क्रैन्युलेटा का पीस वो लगा दिया जिसमें कि न्यूक्लियस जो था मेडिटेरेनिया का ही नीचे रह गया था. पीस ग्राफ्ट करने के बाद भी कैप वही बनी जो मेडिटेरेनिया की अपनी थी. लेकिन अगर न्यूक्लियस वाला हिस्सा जो है वो ग्राफ्ट कर दिया जाए क्रैन्युलेटा पर, तो जो न्यूक्लियस क्योंकि इन्फॉर्मेशन रखता है बेसिक, ग्राफ्ट करने के बावजूद भी कैप वो बनेगी जो जिस किस्म की वो स्पीशी होगी. मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस मौजूद है इस डायग्राम में, और हमने एक हरा पीस जो है मेडिटेरेनिया का यहाँ पर ग्राफ्ट किया है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है. तो क्रैन्युलेटा ने पीस ग्राफ्ट होने के बावजूद जो कैप की शेप है वो वैसी ही बनाई है जो इसकी अपनी स्पीशी की शेप है. इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जीन्स मौजूद होते हैं और ये किसी भी करेक्टर को फॉर्म करने के लिए सारे की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है. इट वॉज कंक्लूडेड दैट बोथ जीन्स एंड साइटोप्लाज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट. इसका मतलब है कि न्यूक्लियस तो इंपॉर्टेंट है सो है, लेकिन साइटोप्लाज्म में भी कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट फैक्टर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट के मोड को कंट्रोल करते हैं और न्यूक्लियस के प्रेजेंस में ही वो सिंथेसाइज होते हैं और साइटोप्लाज्म में वो मौजूद होते हैं. तो अगर वो नहीं मिलेंगे तो डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होगी. तो साइटोप्लाज्म का रोल पहले इतना जो था वो अंडरस्टैंड नहीं किया गया था डेवलपमेंट में. इन तजर्बात की रोशनी में साबित हो गया कि दोनों जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है. सो साइटोप्लाज्म प्लेज द रोल ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीन्स. किन जीन्स ने काम करना है, और साइटोप्लाज्म फिर वो बिल्डिंग ब्लॉक्स भी फराहम करता है जो कि डिटर्मिनेटिव मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं, उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाता भी है. तो फिर ये सारी बातें इंडक्शन और रब्त का निज़ाम, कोऑर्डिनेशन का निज़ाम जो है कायम करती है, जिसके नतीजे में नॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाती है. अब हमने बात करनी है कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटिएशन.
तो एक फर्टिलाइज्ड एग है जिसमें साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स आपको पता है सारे सेल ऑर्गेनेल्स बनेंगे नॉर्मल, जो कि हम देखते हैं। दीज डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स आर बिलीव टू हैव मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट्स। मॉर्फोजेनेटिक का मतलब है कि जेनेटिक बुनियाद होगी, लेकिन मॉर्फ वो किसी भी किस्म को वो मखसूस डेवलप कर देंगे, बना देंगे। डिटर्मिनेंट्स हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही तयन करना है इस बात का कि फ्यूचर में जाके किस हिस्से ने कैसा डेवलप करना है, उसकी शेप क्या होगी और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ज़ाइगोट जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखता है क्योंकि इसको जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट पूरा नॉर्मल हालात में मिल जाता है और ये फिर सेल्स को डिफरेंशिएट करने में मदद देता है। स्पिमन ने एम्फीबियन एम्ब्रियोज़ को लिया, सैलेमेंडर वगैरह को लिया और उसके ऊपर मुख्तलिफ तजर्बात करके सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फर्दर परफॉर्म करते रहे और उन्होंने फिर डिफरेंटिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया और उसके साथ साथ मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर किया। He took out piece of ectoderm from frog's embryo and grew it in a separate dish. The embryo from which the piece of ectoderm was removed unable to form normal nervous system but has a defective nervous system. इन्होंने क्या किया, फ्रॉग के एक एम्ब्रियो को लिया और उसमें से उसकी नर्वस सिस्टम से, आपको पता है कि एक्टोडर्म जो होती है वो उसने नर्वस सिस्टम बनाना होता है, तो उसकी एक्टोडर्म का हिस्सा जो है वो निकाल कर अलहदा से रख दिया। अब इस एम्ब्रियो में नर्वस सिस्टम बिल्कुल भी अब सही नहीं बना, अब नॉर्मल बना, क्योंकि एक्टोडर्म के वो सेल्स जिन्होंने उसको फॉर्म करना था उनका बेशतर हिस्सा इसने सर्जिकली रिमूव कर दिया था। अच्छा, उसके बाद इसने देखा कि ही सिमिलरली द आइसोलेटेड पीस डिड नॉट डेवलप एनी स्ट्रक्चर इवन दो इट वाज एक्टिव एंड हेल्दी। जो पीस इन्होंने एक्टोडर्म का अलहदा किया था उसमें सेल्स तो कुछ अरसा ज़िंदा रहे, नॉर्मल रहे, एक्टिव भी रहे, लेकिन इनसे भी ना तो ऑर्गेनिज्म बना ना ही सिर्फ नर्वस सिस्टम बना। इसका मतलब है कि एक्टोडर्म के वो सेल्स अपनी जगह पर लाजिम व मलजूम थे और इनको डिटर्मिनेंट्स भी चाहिए होते हैं मॉर्फोजेनेटिक, तभी ये एक एम्ब्रियो को जो उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो मुकम्मल कर कर एक पूरे नए नॉर्मल एडल्ट ऑर्गेनिज्म में तब्दील करने में मदद देते हैं। एक दूसरा तजर्बा उन्होंने किया जिसमें उन्होंने मीज़ोडर्म ली। मीज़ोडर्म एक्टोडर्म के हमेशा नीचे की तरफ होती है और उन्होंने क्या किया, फोल्डेड द फ्लैप ऑफ एक्टोडर्म टू इट्स ओरिजिनल पीस। जो एक्टोडर्म का हिस्सा वहाँ पर बचा रह गया था उसको फोल्ड कर दिया। द फ्रॉग डिड नॉट डेवलप एनी नर्वस सिस्टम सो इट वाज प्रूव दैट मीज़ोडर्म हैड सम इफेक्ट्स ऑन द एक्टोडर्म टू स्टिमुलेट द एक्टोडर्मल सेल्स टू फॉर्म नर्वस सिस्टम। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म सबसे अंदर होती है, ये गट वगैरह बनाती है। मीज़ोडर्म दरमियान में होती है और एक्टोडर्म सबसे ऊपर होती है। एक्टोडर्म जो होती है वो स्किन बनाती है और नर्वस सिस्टम बनाती है। तो यहाँ से इस बात को हम जो है अच्छी तरह देख सकते हैं कि जितनी भी जर्म लेयर्स हैं उनके सेल्स आपस में राब्ते के निज़ाम से, केमिकल मैसेंजर्स के निज़ाम से जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ एक्टोडर्म मौजूद तो रही और नर्वस सिस्टम उसे बनाना भी चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमने इसकी ठीक नीचे पाई जाने वाली मीज़ोडर्म को हटा दिया, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन का जो निज़ाम है, जो डिटर्मिनेटिव फैक्टर्स हैं जो कि इंडक्शन कॉज करते हैं किसी भी सेल को कुछ मखसूस स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो वहाँ पर नहीं रहे, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। अब ये क्यों है और ये फिनोमेनन कैसे होता है उसको हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, जो कि है हमारा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का टॉपिक। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको 4-4 नंबर के तौर पर एक पार्ट में आ सकता है, या आपको इनमें से डेफिनेशंस के बारे में पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू नो अबाउट मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, तो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट डिफरेंटिएशन, व्हाट वर द स्पिमन्स एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम एंड एक्टोडर्म। तो आपने इनको बड़े एहतियात से अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब हम अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का। तो कैपेसिटी ऑफ सम सेल्स टू इवोक अ स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रिस्पॉन्स इन अदर्स इज़ वाइड स्प्रेड फिनोमेनन इन डेवलपमेंट एंड इट इज़ नोन एज एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कुछ सेल्स की मखसूस ऐसी सलाहियत है जिसके नतीजे में वो डेवलपमेंट के रद्द-ए-अमल को पैदा करते हैं, और एक ये वाइड स्प्रेड यानी काफ़ी लंबा असरअंदाज होने वाला फिनोमेनन है। सॉरी। तो एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है इसके ऊपर हैंस स्पिमन ने, हार्ल्ड मैनगोल्ड ने काम किया 1924 में। इन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज़ के ऊपर काम किया, जैसे सैलेमेंडर के एम्ब्रियो के ऊपर काम किया। सैलेमेंडर का आपको पता है कि ये एक एम्फीबियन है, इसकी टेल होती है, इसकी गैस्ट्रोला स्टेज ली और उन्होंने इसके डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से एक थोड़ा सा पीस जो है वो रिमूव करके ट्रांसप्लांट किया इसको वेंट्रल और लेटरल पोजीशन पर किसी दूसरे गैस्ट्रोला में, सैलेमेंडर के ही लेकिन स्पीशी सेम है। अब ये डायग्राम जो है इसमें आप देख सकते हैं कि ये वो डॉर्सल लिप प्रोजेक्शन है जो कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो ये बनती है, और आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से उन्होंने मीज़ोडर्म का जो अपोजिट साइड पर डॉर्सल लिप है उसको डिस्कार्ड कर दिया और सर्जिकली जो है इसको इम्प्लांट कर दिया।
तो ये बार बार जब हम एम्ब्रियो के ऊपर तजर्बात करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि इम्प्लांटेशन और सर्जिकली रिमूवल करने से जो लेयर्स होती हैं उन पर क्या इफ़ेक्ट होता है।